नमस्कार, आपका स्वागत है एनवाईयू न्यूज में और मैं परीक्षित शर्मा आज अपने दो खास मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर हूं और दोनों खास मेहमान किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली डीबीए के दिल्ली बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी दिव्य दर्शन शर्मा जी मौजूद हैं और हमारे एनवाईयू न्यूज के लीगल एडिटर और एडवोकेट राहुल मेहता जी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बहुत ही जो प्रमुख मुद्दे हैं वकीलों के, उनके विषय में बात करेंगे। आज जो मुद्दा गहराया हुआ है, जो मुद्दा आज बातचीत का विषय है, वो ये है कि आज एनसीआर के वकीलों को दिल्ली सरकार ने नजरअंदाज कर दिया है। वो वकील जो हर चुनाव में, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट का चुनाव हो, उसमें अपना भरपूर सहयोग देते हैं, भरपूर वोटों से उनको जिताते हैं, चाहे वो हमारे वकीलों के नेता क्यों ना हो उनको भी, और चाहे आप एक लोकल राजनीति की बात करें उसमें भी। लेकिन आज उनको सीमाओं के बंधनों में बांट दिया गया है। उनको कह दिया गया है कि आप यदि दिल्ली में नहीं रहते हैं तो आपको उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा जिन सुविधाओं के आप हकदार हैं, चाहे आप बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में भी रजिस्टर्ड क्यों ना हो। इसी मुद्दे पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगा डीडी शर्मा जी से। शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि क्या केवल उन लोगों की ये गलती है कि वो दिल्ली की सीमा से कुछ दूर रहते हैं इसलिए उनको लाभ नहीं मिल पाएगा, या उनकी ये गलती है कि उन्होंने अपने सर्वप्रिय नेताओं को चुन के भेजा, उन पे विश्वास किया? परीक्षित जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनको मेरा नमस्कार, और जो भी मुझे देख और सुन पा रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। परीक्षित जी, बहुत ही खेद का एक ये विषय है, क्योंकि जो एक एनसीआर वर्ड आता है जी, ये ऐसे ही नहीं आ गया है। इसके पीछे एक लेजिस्लेचर का एक बहुत बड़ी सोच थी। 1952 में जब देश आजाद हुआ और थोड़ा सा समझ आना शुरू हो कि आखिर इसका सेटअप कैसे होगा, तो एक ये बात आई कि दिल्ली कैपिटल है और दिल्ली बढ़ेगी, क्योंकि आज आप माने कि हम चाइना के बाद, लगभग चाइना के बराबर ही हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, और इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए दिल्ली जैसी एक छोटी जगह जो चार दीवारी में बंद थी, उसे कैपिटल के रूप में काम नहीं चलने वाला था। ये आइडिया धीरे धीरे बढ़ने लगा, ये सोच बढ़ने लगी, और 1985 में मैं बहुत क्लियर करके ये बोलना चाहता हूं चीजों को कि शायद जिन्होंने इस प्रावधान को बनाया इस तरह से, उनको दिल्ली के बारे में शायद पूरी जानकारी और दिल्ली के साथ सटे एनसीआर के बारे में पूरी जानकारी मुझे लगता है नहीं, या अगर है तो सिर्फ और सिर्फ उनको वोट दिखता है और वो चीजें, वो समस्याएं, वो लेजिस्लेचर का वो भाव वो नहीं दिखता जी। 1985 में सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट बनाया जी। उस बोर्ड को, उस एक्ट को बनाने का मकसद सिर्फ एक यही था कि दिल्ली के अंदर डीकंजेशन को थोड़ा सा कम किया जा सके और दिल्ली की जो सीमाएं उनका विस्तार किया जा सके। और उसी क्रम में 3 स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट को इसमें मिलाया गया। वो 3 स्टेट नियर बाई दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान और यूपी है जी। अब जैसे यूपी में मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और सबसे ज्यादा हिस्सा आता है हरियाणा का, फरीदाबाद, गुड़गांव, आपका भिवानी, नूंह, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, इस तरह से करनाल, इस तरह से और 2 इसमें डिस्ट्रिक्ट लिए गए राजस्थान के, अलवर और आपका ये। इस तरह से जो एक क्रम था जी, इन पहले 22 फिर आगे 27, इस तरह से इंडस्ट्रीज को उनको साथ में जोड़ा गया। हाँ, मेरा सिर्फ यहां कहना यही है कि इन सबको जोड़ने के पीछे मकसद ये था कि दिल्ली के अंदर डीकंजेशन ना हो। जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़े, क्योंकि शुरुआत में देश की जनसंख्या सिर्फ 30 करोड़ थी और आज लगभग ये 150 करोड़ तक पहुंच गई है। इसी को ध्यान में रखकर के ये एनसीआर बनाया गया था, और आज दिल्ली के अंदर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे ऊपर जो हमारी ऑटोनोमस बॉडी है बीसीडी, उसमें हम लोग एनरोल्ड है। खुद बीसीडी के चेयरमैन के हिसाब से हम लोग आज की डेट में 1 लाख से ज्यादा लोग
हमारे भाई, हमारा परिवार 1 लाख से ऊपर का परिवार हो गया है जो बीसीडी में एनरोल्ड है। जब ये चीज सामने आई हम लोगों के कमेटी के सामने, मैंने चेयरमैन साहब से इस दर्द को साझा किया, तो उन्होंने कहा डीडी होने दो, बिल्कुल हम कंसर्न रखते हैं अपने जितने भी ये भाई हैं। मित्तल साहब ने मुझे एश्योरेंस दिया शर्मा जी, लेकिन शर्मा जी बिल्कुल आपकी बात मैं बिल्कुल मानता हूं, और हमारी एसोसिएशन के लेवल पे जो कार्य किया जा रहा है वो बिल्कुल सराहनीय कार्य है, और उसको हम जितना सराहें उतना कम है। लेकिन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के एंड पे कहीं ना कहीं कुछ कमी नहीं दिख रही है कि उनकी जो आवाज है वो कहीं ना कहीं वो उस हद तक सरकार के कानून में नहीं पहुंच रही है जिस हद तक पहुंचनी चाहिए, जहां पर परीक्षित जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। लेकिन मैं कभी कभी इस चीज से दुखित होता हूं कि कभी कभी मैंने कहा कि परिवार से ऊपर देश हित और वकील भाइयों के हित से बड़ा पार्टी हित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अलग पार्टियों में हैं। बिल्कुल। और ये चीज एक दूसरे के, मैं कभी किसी, जैसे मेरे से प्रीवियस कमेटी रही, मैंने कभी अपने से प्रीवियस कमेटी पर कभी आक्षेप नहीं किया, उंगली नहीं उठाई। मुझे लगता है कि सबने अपने साथ बेस्ट किया, और ऐसे टाइम में तो मैं बिल्कुल नहीं उठाना चाहूंगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस संदर्भ में अपने छोटे निहित स्वार्थों को छोड़ करके हमें लीगल फ्रेटर्निटी के लिए काम करना चाहिए। नहीं है हम लोग ठीक है। राहुल जी कुछ क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं जी। राहुल मेहता जी। हाँ जी, नमस्कार दिव्य दर्शन शर्मा जी। नमस्कार राहुल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बस बढ़िया। शर्मा जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि दिल्ली बार एसोसिएशन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसके तहत रैपिड एंटीजन टेस्ट का कैंप लगाया गया 25 जून को 30 लालचंद बंसल। तो मुझे आपसे पूछना है ये कितना सफल रहा, कितने अधिवक्तागण इसमें आए जिन्होंने टेस्ट कराया, और आपने क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी हुए कोरोना वायरस के चलते, और क्या क्या एहतियात बरतने के लिए उनको कदम उठाने के लिए कहा, और ये टेस्ट का रिजल्ट कितनी जल्दी आ जाता है ये भी कृपया बताइए, ताकि बाकी अधिवक्ता भी अगर बाहर टेस्ट कराना चाहें तो वो इसका लाभ। राहुल जी बिल्कुल आपका एक सही सवाल है, और मैं आपको इस विषय में बता दूं कि समय समय पर हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव जो भी इंटरेस्ट में है इस पेंडेमिक से बचने के लिए हमारे वकील भाइयों का वो काम करते रहे हैं। अभी 22 जून को हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मिले और उनसे, नसिया साहब और हम दोनों मिले और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस तरह का, क्योंकि एक 2400 रुपए का टेस्ट है ये, हम चाहते थे कि ये फ्री कैंप लगे, और ये फ्री कैंप लगा। इसमें सहयोग हमारे को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट उन्होंने दिया पूरा, और हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि इसको आगे और बारों में भी लगाया जाए। उसके बाद हमारी बार के बाद आगे इसको और एक्सपेंशन मिला और बारों में भी ये लगा। उसमें सबसे बड़ी बात है कि ये रैपिड टेस्ट था, और इस रैपिड टेस्ट में 15 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट आ रहा था। उन लोगों के नाम थोड़ा सा हमने गोपनीय रखे हैं जो लोग इसमें पॉजिटिव पाए गए, और मॉर्निंग टू इवनिंग ये 11 बजे से 4 बजे तक हम लोगों ने इसको पहले सोशल मीडिया और जो भी इसका एडवर्टाइजमेंट करने के बाद लोगों तक इसको स्प्रेड करके किया, और बहुत ही उत्साहवर्धक मैं नतीजे कहूंगा, जो हमारे लिए फॉर्चुनेटली नंबर ऑफ एडवोकेट्स इसमें बहुत कम इन्फेक्टेड पाए गए। सिर्फ पूरे में 3 लोग इन्फेक्टेड पाए गए, और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। जो हमारी एक कमेटी है, जो बीसीडी की कमेटी है, इंडिजेंट कमेटी, जो हमारे इन ऐसे मैटर्स को देखती है, उसके चेयरमैन है श्री आर.एस. गोस्वामी जी, हमने, और उसके मेंबर हैं संजीव निसार साहब। संजीव निसार साहब डुअल कैपेसिटी में यहाँ पर रोल प्ले कर रहे थे, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ डीबीए भी वो काम कर रहे थे। ऊपर वहां पर उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि बोले भाई डीडी आप एक लेटर जो आपका आया है, क्योंकि मैंने एक लेटर उनको लिखा कि हमारे जो भी भाई से इन्फेक्टेड पाए जाते हैं उनको फाइनेंशियली या और जो भी उनकी हेल्प बनती है वो आप करें। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि चेयरमैन जो गोस्वामी जी, उन्होंने उनको पर्सनली फोन किया, निसार साहब ने उनको लोगों को पर्सनली फोन किया कि आप चिंता मत करिए, अगर आप पॉजिटिव पाए गए हैं तो आपकी हर तरह से मदद करने के लिए हम आ गए। तो इस बात के लिए मैं उन लोगों को धन्यवाद भी दूंगा कि उन लोगों ने इन चीजों को आगे बढ़कर के अपना रोल प्ले किया। और सबसे अच्छी बात इसमें ये रही कि जो जैसे कहते हैं दिल्ली में 37 से 40% या 35% का आंकड़ा आ रहा है, ये आंकड़ा मुश्किल से 1-1.5% का हमको मिला। अच्छा। जो रैंडम टेस्ट हमने अपने भाइयों के लिए इसमें, ये सुखद समाचार कहीं ना कहीं हमारे लिए रहा जी। बिल्कुल, और ये थैंक्स धन्यवाद के पात्र है मेरे वो वकील भाई, जिन्होंने इस लॉकडाउन और इस पेंडेमिक पीरियड में अपने आप को आइसोलेट करके रखा, और जो इंस्ट्रक्शंस थी, मेडिकल इंस्ट्रक्शंस थी, उनको उन्होंने शायद फॉलो किया। उसी वजह से ये सब एक सकारात्मक परिणाम। डीडी शर्मा जी, बिल्कुल डीडी शर्मा जी, मैं बीच में एक संदेश चाहूंगा
NYU न्यूज के दर्शकों के लिए कि NYU न्यूज आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन आपको पुट करूंगा। आप NYU न्यूज मुझे परीक्षित जी अगर एक ही सेकंड इस चीज पर दे दें तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो NYU है, मैं आपसे फॉलो नहीं कर रहा। मुझे बहुत खुशी है, मैं अपने घर में भी अपने बेटे से शेयर कर रहा था कि जब मेरा पहला इंटरव्यू NYU आपने, और आज खुशी की बात यह है कि राहुल जी ने मेरा लिया था कि मैं क्या करना चाहूंगा अगर मैं सेक्रेटरी बनता हूं। मुझे आज भी याद है और मैंने उस समय भी इस बात की सराहना की थी और आज भी। देखिए ये पैंडेमिक पीरियड है, हम लोग नोटिस के द्वारा सारी बात, क्योंकि हम लोग नोटिस के द्वारा नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करते हैं जो भी मूवमेंट और एक्टिविटी बाहर कर रही होती है। लेकिन इस पीरियड में क्योंकि लोग बहुत आयात में नहीं आ रहे हैं, मुश्किल से 5-10% वकील भाई कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं, तो इसलिए उस नोटिस का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस बीच में आपने हमारे वकील भाइयों की जितनी भी समस्याएं और सुविधाएं हैं की बात है, उनको बहुत अच्छे तरीके से उठाया है सभी प्लेटफॉर्म पर, और जहां हमारी गलती है वो हमारी गलतियों को भी बताया है जी। तो मैं बहुत सराहना करना चाहता हूं NYU चैनल की भी, और उनसे जुड़े आप जैसे भाइयों की, जो लीगल फ्रेटर्निटी की एक हमसे भी ज्यादा बड़ी सेवा आप लोग कर रहे हैं। हम लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम लोग लीडर नहीं है। आपने चुनकर भेजा है, हमारी ड्यूटी बनती है कि आप समय समय पर हमें बताएं कि ये सही है और ये गलत है, इसको आप सुधार करिए। क्योंकि फैमिली में एक आपसी कॉपरेशन से ही कोई चीजें हल होती हैं। हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, हमारा किसी द्वेष से बैर नहीं है। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवयुग मीडिया नेटवर्क इसी तरीके से आगे। मैं क्वेश्चन पुट करूंगा सर कि जो कॉन्फ्रेंस हॉल DBA द्वारा बनाया गया है, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, एक आम अधिवक्ता उसका किस प्रकार उपयोग कर सकता है? मैं परीक्षित जी आपके माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल जो सिविल साइड में है, उसको हमने कन्वर्ट किया है VC के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के लिए। अच्छा। उसमें हमने अपने कंप्यूटर पर हेडफोन और कैमरास लगा दिए है और इंटरनेट का कनेक्शन करा दिया है कि AC हॉल है हमारा, जिससे हमारे भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी कोई उनको आर्गुमेंट या कोई VC करनी है तो वो कर सकें। ये पिछले लगभग 1 महीने से ये बना हुआ है, और क्योंकि हमारे को उन भाइयों को भी देखना है कि जो जिनके पास सुविधा नहीं है, तो वो उसका वहां का आकर के लाभ ले सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज और साथ में जोड़ना चाहता हूँ। ये बात मैंने DG साहब से भी कहा और मेरी बात चेयरमैन साहब से भी हो रही थी, उनको भी मैंने यही मैसेज कन्वे किया कि हमारे 80% भाई VC के लिए या थोड़ा फ्रेंडली इतने अभी नहीं है और ना ही इतने नेट फ्रेंडली है, तो हम लोग बहुत ज्यादा इसमें अभी अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। तो उसमें मेरा ये कहना है कि जो फिजिकल फाइलिंग है उसको मैंने आगे लिखा हुआ है DG साहब को भी और चेयरमैन साहब को भी बोला हुआ है कि ये कम से कम खुलवाई जाए, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो ये संभव है, लेकिन फिजिकल फाइलिंग के बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चीज संभव नहीं है, क्योंकि हमारे को एक फीस का भी लाभ होगा। कोई एडवोकेट आएगा, एडवोकेट अगर आता है कोर्ट तो अपना ड्राफ्ट करके और जब मैटर फाइल करता है तो फीस वगैरह वो सब चीजें होती हैं। तो कम से कम ये चीजें फिजिकल जो फाइलिंग है उसको भी बिल्कुल रिओपन किया जाए। राहुल जी लास्ट क्वेश्चन आप पूछिए सर से, क्या पूछना चाहते हैं? जी नहीं, मुझे एक चीज और कहनी है जी। मेरा NCR वाले में मेरा कुछ और सबमिशन था जो मुझे आपसे साथ शेयर करना था, वो रह गया है। जी आप कहें तो मैं इसी क्रम में कर दूं या नहीं? बिल्कुल करिए। हाँ, तो मैंने एक लेटर चेयरमैन जो हमारे केसी मित्तल साहब है उनको लिखा और बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि 28 तारीख को उनका रेस्पॉन्ड पैरावाइज आया। उसमें 2 चीजें थी कि जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन से रह गए उनके लिए, प्लस NCR के हमारे जो एडवोकेट्स हैं उनका क्या होगा। अच्छा। तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली उसको रिप्लाई किया और उन्होंने कहा कि जो ये अप्रैल में बंद हो गया था उनको हम दोबारा खुलवाएंगे। जो लोग पहले तो दिल्ली के ही जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, क्योंकि दिल्ली में अगर आप देखें तो उससे टोटल हमारा मोर देन 1 लाख का जो हमारा परिवार है एडवोकेट्स का, इसमें केवल 37,145 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया था। अच्छा, आप ही जाने। और स्क्रूटनी के बाद ये नंबर लेस देन 30,000 यानी कि 229,098 रह गया। हाँ। यानी कि 30% से भी कम। आज ये माने तो 1/4 एडवोकेट्स के साथ में ये स्कीम शुरू हो रही है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और इसकी जो दिसंबर में इनकी जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें उन्होंने ये कहा कि हमको संज्ञान में हमको बुलाया ही नहीं गया हमारे बिना नॉलेज के, जबकि BCD इसमें अहम रोल रखती है। तो दुख का विषय स्टेट गवर्नमेंट ने BCD को कॉल ही नहीं किया उस मीटिंग के अंदर। क्या पॉलिसी बननी है? और BCD उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे
1 लाख के 1 लाख लोगों को ये हक मिलना चाहिए। मैं आज फिर एक प्लस लेता हूं और मुझे खुशी है कि मैक्सिमम क्या लगभग सभी बीसीडी मेंबर्स ने इस बात को कहा है। मेरे जो एक्स जो भी मेरे सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट माननीय रहे हैं बारों में, सभी बारों में, वो भी इसी बात से सहमत हैं। मैं इसी बात पर अडिग हूं, मेरी कमेटी, मेरे प्रेसिडेंट, मेरे सभी लोग इस बात पर अडिग हैं कि ये हमारे को डिवाइड एंड रूल की बात ना करी जाए। हमको चाहिए पूरा 1 लाख लोगों के लिए, इसमें ये डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि कल को ये चीजें कि ये एनसीआर का है, ये दिल्ली का है, ये डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो कहीं ना कहीं हमारी ताकत भी कमजोर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये चीजें, ये जो प्रैक्टिस है ये ठीक नहीं है गवर्नमेंट लेवल पर। राहुल जी बिल्कुल रैपिड क्वेश्चन कर दीजिए। शर्मा जी, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछले दिनों रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन ने जी 8,000 रुपए का फाइनेंशियल पैकेज दिया है उन अधिवक्ताओं को जो काफी जूझ रहे हैं कोरोना वायरस जी। तो ऐसा कोई दिल्ली बार एसोसिएशन का भी कुछ प्रयास है कि मदद करें उन अधिवक्ताओं की जो कि मेहता साहब बहुत ही मेहता साहब बिल्कुल मैं समझ गया और बहुत ही वाजिब सवाल है। और जहां तक मैं किसी और बार एसोसिएशन के बारे में ना बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा उसमें अधिकार क्षेत्र नहीं है। लेकिन फिर भी उनका एक सेगमेंट था कि जिनको 5,000 रुपए मिल गए हैं प्लस 3,000 रुपए और, इस तरह से करके उन्होंने 8,000 की एक बात कही थी। ये बात उन्होंने 2-2.5 महीने पहले भी कही थी और ये बात उन्होंने अभी भी कही थी। अगर वो ऐसा करते हैं तो मेरी शुभकामना और एक अच्छा उनका प्रयास होगा, और किस तरह से करेंगे वो बेहतर जानते हैं अपने फंड्स के बारे में। लेकिन जहां तक बात है अपने फंड्स की, मैंने पहले भी कहा कि अप्रैल और मई में दोनों बार हमने खुद आगे बढ़कर बीसीडी को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि बीसीडी के पास बीसीआई का फंड आता है, बीसीडी के पास जो 25 रुपए का जो हम वेलफेयर लगाते हैं उस टिकट का उसका फंड आता है। बारों के पास, खासकर डीबीए के पास में इस तरह का कोई बहुत बड़ा फंड नहीं है। परिवार आज की डेट में हमारे ऑन रोल जो मेंबर्स हैं वो 26 से 28 हजार है, और हमारे पास इतना बड़ा फंड नहीं है कि हम फाइनेंशियली अपने भाइयों को, मैं कई बार इससे पहले भी कह चुका हूं कि दुख है मुझे कि हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि 1 लाख रुपए की स्कीम मैंने अपने टेन्योर में शुरू की थी। जो भाई हमारे जिनकी आकस्मिक निधन हो जाता है उनको कम से कम 1 लाख रुपए बाहर इमीडिएट दे, और वो चला भी। मेडिकल भी हम हेल्प के लिए थोड़ा बहुत आगे आकर के कर रहे थे, लेकिन इस समय जो फाइनेंशियल हालात हैं वो बाहर के बहुत अच्छे नहीं है। ये बात सबके सामने रखना मैं उचित नहीं समझता कि कितना फंड है, कितना क्या है। लेकिन हम 100 से ऊपर लोग हमारे एम्प्लॉय हैं, उनको हम और बारों से हमारे खर्चे बिल्कुल अलग हैं, और बारों का जितना भी मेंटेनेंस है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से होता है, चाहे वो उनका सिक्योरिटी गार्ड, क्लीनर, पियोन, ये सारा कुछ हमको ये अपने लेवल पे करना पड़ता है। सारा मेंटेनेंस हमें अपने लेवल पे करना पड़ता है, और बारों में ये मेंटेनेंस नहीं है। हमारे बार में एक कुर्सी टूटने से लेकर के पंखा फूकने तक और बल्ब फ्यूज होने तक का पूरा जो दारोमदार रहता है वो डीबीए पर रहता है। तो मुझसे पहले कमेटी ने भी जो किया होगा बेस्ट किया होगा, और हम भी बेस्ट करके, हाँ कुछ एफडीआर है, छोटी मोटी जो एफडीआर है वो देखिए, जब आपका परिवार बहुत बड़ा है तो लाखों रुपए की एफडीआर कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करती। तो इतना फंड आपको एक बैकअप के लिए रखना भी पड़ता है। मुझे बहुत दुख है, मेरे भाई बार बार कहते हैं कि करोड़ों रुपया है मुझसे। मैं इन बातों को भी उनसे जब चाहे मैं उनको एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन वो किसी ग्रुप में वैसे आ जाए। इतना पैसा अगर होता तो जाहिर सी बात है कि मेरी कमेटी खुद आगे बढ़ करके वो कर रही होती। मेरी कमेटी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमें सामंजस्य स्थापित करके एक दूसरे की समस्या को समझना होगा। हो सकता है कि हमारी बार एसोसिएशन के पास उतना सफिशिएंट फंड ना हो, जिस फंड की आप अपने मन में उसकी आशा करते हैं कि हमें वहां से उतना धन मिल सके, तो कहीं ना कहीं आपको समझना भी होगा। जी परीक्षित जी, एक छोटी चीज, आज चाहे हमारी बार एसोसिएशन में संजीव नस्यार जी हों, तोमर साहब हों, निखिल भारद्वाज हों, जॉनी शर्मा हो, क्षितिज हो, या धर्मेंद्र बसोया जी हो, ये सभी एनर्जेटिक लोग हैं, और जो भी रेस्ट ऑफ द मेरे मेंबर हैं सभी बहुत एनर्जेटिक लोग हैं। उन सब वो इस बात को समझते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटस पोजीशन क्या है। यहाँ लाख रुपए से 10 लाख से 20 लाख से काम चलने वाला नहीं है। अगर लाख 10 लाख 20 लाख से चलता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 5,000 रुपए देने पर
बार काउंसिल दिल्ली का 8.5 करोड़ रुपया, क्योंकि वहां के सेक्रेटरी उसमें उस चर्चा में मैं भी था, उनके सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 8.5 से 9 करोड़ रुपए हमारा खर्च हो चुका है। तो समझिए बिल्कुल हो चुका है, 16,000 लोगों को ही देने में 8.5 करोड़ रुपए खर्च हो गया है। तो वो लेकिन पैंडेमिक में जो वकील भाइयों से जो जरूरतें हैं उसमें हम आगे बढ़ चढ़ करके हमेशा। शर्मा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं जो चाहता हूं, जो नहीं मैं जो चाहता हूं, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि हमारा हो सकता है हमारी एसोसिएशन के पास, काउंसिल के पास एक निर्धारित फंड हो, लेकिन सरकारों के पास फंड बहुत ज्यादा है। उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए तक के पैकेज आम लोगों के लिए खोले हैं, लेकिन उसमें वकीलों का कहीं नाम नहीं है। तो इस ही मुद्दे को यदि हम अपने वकीलों के वेलफेयर के मुद्दे को सरकारों के कानों तक पहुंचाएं और पुरजोर तरीके से पहुंचाएं, चाहे वो अभी एजिटेशन नहीं कर सकते, अभी हम एजिटेशन नहीं कर सकते, कोर्ट को बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपनी ताकत फिर भी दिखानी होगी। हमें बताना होगा कि वकीलों का एक अहम स्थान होता है हमारे देश के अंदर। हम न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में एक अपना अहम स्थान रखते हैं, और यदि आज न्याय व्यवस्था को चलाने वाला ही पीछे छोड़ दिया जाएगा, उसके वेलफेयर के विषय में कोई सोचेगा नहीं, तो किस तरीके से ये देश आगे चल पाएगा। आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए NYU न्यूज। थैंक यू।